हाल हाल बुरा नहीं है, जरूर पास के किसी गांव में नल से पानी आ रहा होगा। सरकार, मैंने उससे छोटी माला बनाने के लिए कहा था। वे बहुत दुबले पतले बूढ़े व्यक्ति हैं और इतनी भारी माला का वजन संभाल नहीं पाएंगे। लोकतंत्र में एक कार्टूनिस्ट का काम है कि वह कार्टूनों के जरिए अपने अधिकारों का प्रयोग आलोचना करने, व्यंग करने तथा राजनेताओं की गलतियों को ढूंढने के लिए करे। आर के लक्ष्मण। सरकार क्या है? आपने सरकार शब्द का जिक्र कई बार सुना होगा। इस पाठ में आप यह पढ़ेंगी कि सरकार क्या है और यह हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। सरकारें क्या करती हैं, ये निर्णय कैसे लेती हैं। अलग अलग तरह की सरकारें जैसे लोकतांत्रिक सरकार और राजतांत्रिक सरकार के बीच क्या अंतर है, चलिए पढ़कर पता लगाएं। सरकार से कामगारों के अधिकारों की रक्षा की मांग। बाढ़ पीड़ितों के लिए सरकार की ओर से राहत सामग्री। प्याज की दर में उछाल, सरकार ने प्याज के दाम तय किए। सर्वोच्च न्यायालय के लिए 5 और न्यायाधीश। सरकार कोयला और बिजली विभाग के पुनर्गठन के पक्ष में। सरकार ने 15,000 से अधिक गांवों को सूखाग्रस्त घोषित किया। ऊपर दी गई अखबारों की सुर्खियों को देखिए, इनमें सरकार के जिन कामों की बात की जा रही है उनकी सूची बना लीजिए। क्या सरकार का को काम बहुत ही विस्तृत नहीं है? आपके अनुसार सरकार क्या है? कक्षा में इस पर चर्चा कीजिए। हर एक देश को विभिन्न निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं। सड़कें और स्कूल कहाँ बनाए जाएं, बहुत ज़्यादा महंगी हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए जाएं, अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए। सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है। उदाहरण के लिए सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कार्यक्रम चलाती है। इनके अलावा और अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक व रेल सेवाएं चलाना। सरकार का काम देश की सीमा की सुरक्षा करना और दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना भी है। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सुनामी या भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो लोग न्यायालय जाते हैं। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। शायद आपको यह जानकर अचरज हो रहा होगा कि सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है, और सरकार के लिए इन कामों को नीचे कुछ उदाहरण जो सरकार के अंग हैं। सर्वोच्च न्यायालय, भारतीय पेट्रोलियम, भारतीय रेल, ये सारे भारत सरकार के अंग हैं। क्या आप सरकार को कुछ ऐसे कुछ और कामों के उदाहरण दे सकते हैं? उनकी चर्चा ऊपर दी गई है। करना क्यों जरूरी है? जब लोग इकट्ठा रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक एक व्यवस्था की जरूरत होती है जिससे आवश्यक निर्णय लिए जा सके। कुछ नियमों की जरूरत होती है जो सब पर लागू हो। उदाहरण के लिए संसाधनों के नियंत्रण और देश की सीमा की सुरक्षा की जरूरत होती है ताकि लोग सुरक्षित महसूस कर सकें। लोगों के लिए सरकार कई तरह के काम करती है। वह नियम बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर उन्हें लागू करती है। सरकार के स्तर। अब आपको पता है कि सरकार कितनी सारी अलग अलग चीज़ों के लिए जिम्मेदार है। तो क्या आप सोच सकती हैं कि सरकार की ये सारे इंतजाम कैसे करती होगी? दरअसल सरकार अलग अलग स्तरों पर काम करती है। स्थानीय स्तर पर, राज्य के स्तर पर, राष्ट्रीय स्तर पर। स्थानीय स्तर का को मतलब अपने गांव, शहर या मोहल्ले
से है। राज्य स्तर का मतलब जो पूरे राज्य को ध्यान में रखे, जैसे हरियाणा या असम की सरकार पूरे राज्य में काम करती है। मानचित्र को देखें, राष्ट्रीय स्तर की सरकार का संबंध पूरे देश में होता है। इस किताब में आप आगे चलकर पढ़ेंगे कि स्थानीय सरकार कैसे काम करती है और आगे की कक्षाओं में राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर सरकार के कामों के बारे में जानेंगी। भारत का राजनीतिक लद्दाख, लेह, श्रीनगर, जम्मू और कश्मीर, पाकिस्तान इधर, चीन इधर, तिब्बत, हिमाचल प्रदेश, शिमला, उत्तराखंड, देहरादून, पंजाब चंडीगढ़, हरियाणा चंडीगढ़, दिल्ली उत्तर प्रदेश, लखनऊ राजस्थान, जयपुर गुजरात, गांधीनगर मध्य प्रदेश, भोपाल बिहार, पटना झारखंड, रांची सिक्किम, गंगाटोक भूटान, अरुणाचल प्रदेश ईटानगर, असम दिसपुर, नागालैंड कोहिमा, मणिपुर इम्फाल, मिजोरम आइजोल, ये कर्क रेखा म्यांमार, बांग्लादेश नीचे अगरतला, पश्चिम बंगाल, कोलकाता, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, रायपुर, सिखवामा, दादर नागर हवेली, महाराष्ट्र, हैदराबाद, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, पणजी, कर्नाटक, बेंगलुरु, तमिलनाडु, चेन्नई, पुडुचेरी, कारिकल, पुडुचेरी, तिरुवनंतपुरम, माहे, करावती, अंडमान निकोबार, गोवा, दमन एंड दीव। राष्ट्रीय सीमा, राज्य सीमा, राजधानी, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली। मैप की भी एक रेखी दे रखी, नीचे हिंद महासागर, प्रशासनिक प्रभाग 2011, बाउंड्री इंटरनेशनल एंड बाउंड्री स्टेट/यूटी बाउंड्री डिस्ट्रिक्ट किलोमीटर्स में दिखाए गए हैं, देख सकते हैं बड़ी करीब से। वैसे इमेज तो फट रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, इधर भी आपको भूटान से बगल में दे रखे सारे स्टेटों के नाम, जो दिखने में काफ़ी सेंसस इंडिया गवर्नमेंट इन 2011 मैप एटलस से लिए गए हैं। नोट, आंध्र प्रदेश राज्य का पुनर्गठन के बाद 2 जून 2014 को तेलंगाना भारत का 29वां राज्य बना। 31 अक्टूबर 2019 से जम्मू एंड कश्मीर 2 अलग अलग केंद्र शासित प्रदेशों में बंट गया, जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख। सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है और देश में रहने वाले सभी लोगों को वे कानून मानने होते हैं। केवल यही वह तरीका है जिससे सरकार काम कर सकती है। सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है, वैसे ही यह ताकत भी होती है कि लोगों को कानून मानने के लिए बाध्य करे। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। अगर कोई लाइसेंस के बिना गाड़ी चलाते हुए पकड़ा जाए तो उसे जेल की सज़ा काटनी पड़ती है या जुर्माना भरना पड़ता है। किसी दूसरे कानून को लेकर विचार कीजिए कि लोगों के लिए उसे मानना क्यों जरूरी है। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि किसी कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वे भी कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को यह लगे कि उसको उसके धर्म या उसकी जाति के कारण किसी नौकरी में नहीं लिया गया तो वह न्यायालय जा सकती है और यह दावा कर सकती है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। तब न्यायालय आदेश
कि क्या कदम उठाने की जरूरत है। सरकार को निर्णय लेने और कानून का पालन करवाने यानी उन्हें बाध्य बनाने की शक्ति कौन देता है। इस प्रश्न का उत्तर इस बात पर निर्भर करता है कि उस देश में कैसी सरकार है। लोकतंत्र में तो लोग ही सरकार को यह शक्ति देते हैं। ऐसे चुनाव के माध्यम से करते हैं। वे अपनी पसंद के नेता को वोट देकर चुनते हैं। एक बार चुन लिए जाने के बाद यही लोग सरकार बनाते हैं और लोकतंत्र में सरकार को अपनी निर्णयों एवं उठाए गए कदमों के आधार पर बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतांत्रिक सरकार कहते हैं। इसमें राज्य या रानी के पास निर्णय लेने और सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का एक छोटा सा समूह होता है जिससे वह विभिन्न मुद्दों पर चर्चा कर सकते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति उसी के पास रहती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में राजा या रानी को अपने निर्णय लेने के आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णय की सफाई देनी पड़ती है। लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी उन निर्णयों को लेने में महत्वपूर्ण है जो उनके प्रभावित करते हैं। क्या आपको इससे सहमत हैं? इनमें अपने जवाब के 2 कारण लिखिए। दूसरी बात ये कि आप यहाँ जिस प्रकार की शासन व्यवस्था है उस स्थान पर आप कैसी शासन व्यवस्था चाहेगी और क्यों। नीचे दिए गए कथनों को जो गलतियां हैं उन्हें सुधार करिए। राजतंत्र में देश के नागरिकों को अपनी पसंद के नेता चुनने का छूट होती है, ये गलत है। लोकतंत्र में एक राजा के पास देश पर शासन करने का संपूर्ण ताकत है, फॉल्स। राजतंत्र में राजा या रानी द्वारा लिए गए निर्णय पर लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ये भी गलत। लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी। संसार में और भी कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए हैं। ऊपर बताया जा चुका है कि लोकतंत्र की मुख्य बात यह है कि लोगों के पास अपने नेता चुनने की शक्ति होती है। इसलिए एक अर्थ में लोकतंत्र लोगों का ही शासन होता है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार यह है कि लोग नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद भी शासन करें। आज के समय में लोकतांत्रिक सरकार को प्रायः प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते हैं बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं। ये प्रतिनिधि मिलकर मतदान के समय मतदाता की उंगली पर स्याही से निशान लगाया जाता है ताकि वह केवल एक वोट दे सके। ग्रामीण मतदाता केंद्र का दृश्य। सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कर सकती जब तक वह देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे। लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। क्या आप विश्वास कर सकती हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतों और गरीबों को चुनाव में भाग नहीं लेने देती थी। अपने शुरुआती दौर में सरकारें केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षित को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में देश उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो ये गिने चुने पुरुष बनाते थे। भारत में आज़ादी से पहले बहुत ही कम लोगों को वोट देने का अधिकार था। इसलिए जनता ने संगठित होकर इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने
भी जोर शोर से यह मांग उठाया। 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा था कि मैं यह विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है वह वोट दे सकता है, लेकिन वह आदमी जिसके पास चरित्र है पर संपत्ति या शिक्षा नहीं, वह वोट नहीं दे सकता। या जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वह वोट नहीं दे सकता, क्योंकि उसने गरीब आदमी होने का गुनाह किया है। संसार में किन्हीं भी सरकारों ने स्वच्छता से अपनी शक्ति लोगों के साथ नहीं बांटी। पूरे यूरोप और अमेरिका में महिलाओं और गरीबों को सरकार के कार्यों में भागीदारी के लिए संघर्ष करना पड़ा। महिलाओं द्वारा मताधिकार करने के लिए किए गए संघर्ष ने प्रथम विश्व युद्ध के दौरान और मजबूती पकड़ी। इसी आंदोलन को महिला मताधिकार आंदोलन कहते हैं और अंग्रेजी में इसे सफ्रेज मूवमेंट कहते हैं। सफ्रेज का मतलब होता है वोट देने का अधिकार। युद्ध के दौरान बहुत से पुरुष लड़ाई में थे, इसीलिए महिलाओं को उन कामों को करने के लिए बुलाया गया जो पहले पुरुष के काम माने जाते थे। जब महिलाओं ने विभिन्न प्रकार के काम और उनकी व्यवस्था करना शुरू किया तो लोग को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ कि उन्होंने महिलाओं और उनकी क्षमताओं के बारे में इतनी गलत और रूढ़िबद्ध धारणाएं बना रखी थी कि महिलाएं ये काम नहीं कर सकती। इस तरह महिलाओं को निर्णय लेने में समान रूप से योग्य माने जाने लगा। महिलाएं मताधिकार आंदोलन की साथियों ने सभी महिलाओं के लिए वोट देने के अधिकार की मांगे कि उनकी आवाज़ सुनी जाए। इसके लिए उन्होंने जगह जगह पर अपने आपको लोहे की जंजीरें से बांधकर प्रदर्शित किया। उनमें से कई क्रांतिकारी महिलाएं जेल गई, भूख हड़ताल पर बैठी। अमेरिका में औरतों को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला, जबकि इंग्लैंड में औरतों को यह अधिकार कुछ साल के बाद 1928 में मिला। पृष्ठ 33 और 34 पर मानचित्र को देखिए। वे भारत के राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और जिले को दर्शाते हैं। इन मानचित्रों और विभिन्न अन्य संसाधनों से निम्न जानकारी का पता लगाइए। भारत के पड़ोसी देशों के नाम, अपने राज्य या केंद्र शासित प्रदेश और उसके पड़ोसियों के नाम, अपने जिले और उसके पड़ोसी जिले के नाम, अपने जिले से राष्ट्रीय राजधानी के लिए जाने वाले मार्ग। नीचे की तालिका में दिए गए कथनों पर नजर दौड़ाइए। क्या आप पहचान सकते हैं कि वे सरकार किस स्तर से संबंधित हैं? आगे निशान लगाइए। भारत सरकार का रूस के साथ मैत्री संबंध बनाने का निर्णय राष्ट्रीय स्तर पर होता है। पश्चिम बंगाल सरकार की सारे सरकारी स्कूलों में कक्षा 8 में बोर्ड की परीक्षा लेने का निर्णय लिया। ये राज्य का डिब्रूगढ़ और कन्याकुमारी के बीच में नई रेल सेवाएं शुरू करने की निर्णय, ये भी राज्य के बीच में है। गांव में एक राष्ट्रीय स्तर पर होता है कन्याकुमारी डिब्रूगढ़। गांव में एक सार्वजनिक कुएं के स्थान को चुनने का निर्णय स्थानीय सरकार लेती है। पटना में बच्चों के लिए बड़ा सा पार्क बनाने का निर्णय ये राज्य लेता है। हरियाणा सरकार के सारे किसानों को मुफ्त बिजली देने का निर्णय राज्य सरकार, 1000 रुपये के नए नोट शुरू करने का निर्णय राष्ट्रीय सरकार लेती है।